नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जान रहे थे और हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे हार्मोन्स के प्रकार। हार्मोन्स जिस मूल पदार्थ रॉ मटेरियल से बने हैं उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसके बेस पर उसका क्लासिफिकेशन या उनको बांटा जाता है। सभी हार्मोन्स केवल 3 प्रकार के रॉ मटेरियल से बनते हैं। किन किन चीज़ों से? और इनका सबका ठीक से बनने के लिए भोजन का ठीक से पचना ज़रूरी है। अगर भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो हमारे हार्मोन्स भी ठीक से नहीं बनेंगे जितनी मात्रा में वो बनने चाहिए। सबसे पहला जो उसका रॉ मटेरियल है हार्मोन्स बनने का, वो है स्टीरॉइड्स हार्मोन। ये अधिकतर कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होता है उससे बनते हैं और इन हार्मोन्स के केमिकल बनावट कोलेस्ट्रॉल जैसी ही है। इनमें मुख्य है 125 DCC 125 DCC हार्मोन। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के तरह तरह के स्टेरॉइड से बने हुए हार्मोन्स, यानी जो एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं वो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स उससे ही बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, जैसे कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन। दूसरे ओवरीज 2 हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो स्टेरॉइड से बनते हैं। तीसरा होता है हमारा टेस्टिस से बने टेस्टोस्टेरॉन जो मेल में बनते हैं, जो स्टेरॉइड से बनते हैं। चौथा आता है हमारा प्लेसेंटा, भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। जो लेडीज़ में प्लेसेंटा होता है गर्भावस्था में, जो शिशु और जो भी फेटस होता है और उसको और माँ से जो न्यूट्रिएंट मिलता है बच्चे को वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, तो वो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। और वो भी किससे बनते हैं? स्टीरॉइड हार्मोन से बनते हैं। इन सब के बनने के लिए फेटस ठीक से, जो हमारे फैट्स हैं वो ठीक से पचने चाहिए। अगर हमारे फैट्स यानी कि घी तेल जो भी हम खाते हैं वो ठीक से नहीं पचेंगे तो ये हमारे हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। ये स्टीरॉइड्स हार्मोन इसी तरह बनते हैं। दूसरा आता है हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड। ये टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं जो हमारे हार्मोन्स हैं। इनमें मुख्य हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड के T3 और T4 हार्मोन, और एड्रिनल मेडुला से बने एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। इनके बनने के लिए जो पेट है वो ठीक होना ज़रूरी है। पेट अगर ठीक नहीं होगा तो हमारे जो टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं बनेगा, जिससे हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जो T3 T4 है और एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। तीसरा आता है हमारा बाकी के जो भी शेष और मुख्य हार्मोन प्रोटीन या पेप्टाइड से बनते हैं। जो भी हम प्रोटीन खाते हैं और या पेप्टाइड्स उनसे बनते हैं हमारे हार्मोन्स। और एंटीरियर पिट्यूटरी से बने हार्मोन प्रोटीन या लार्ज पॉलीपेप्टाइड से बने हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बने हार्मोन्स ADH, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये पेप्टाइड से बने हैं। ADH जो होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है? ये जब हमारा BP लो हो रहा होता है लंबे समय से, जिन लोगों का BP लो होता है लेडीज़ में ज़्यादातर, तो हमारी जो सारी वेसल्स हैं वो अच्छे से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़े और BP हो वो लो से नॉर्मल में आ जाए। ठीक है। और ऑक्सीटोसिन, ये सब पेप्टाइड से बने हैं जिनमें 8 अमीनो एसिड्स हैं। 8 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथॉर्मोन लार्ज पॉलीपेप्टाइड से बने हैं। इन सब के ठीक से बनने के लिए जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा ठीक होना चाहिए। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, हमारे फैट्स ठीक से नहीं पच रहे, प्रोटीन ठीक से नहीं पच रहे, हमारा कोलेस्ट्रॉल मतलब सही से नहीं बन रहा, तो हमारे ये हार्मोन्स नहीं बनते। उनको बनने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। याद रखने हार्मोन्स के नाम:
थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं कौन से, T3 और T4, और एड्रिनल मेडुला के एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसका रॉ मटेरियल टायरोसिन अमीनो एसिड है। टायरोसिन अमीनो एसिड से बनते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन और एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स। ठीक है, टायरोसिन अमीनो एसिड कब बनेगा, जब हमारा डाइजेशन ठीक होगा, ये हमारी छोटी आंत में बन जाता है, जब हमारा प्रोटीन्स प्रॉपर ठीक से पचते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा के स्टीरॉयड हार्मोन, ये किससे बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी कि जब हमारा फैट, घी, तेल ठीक से पचेगा हमारे शरीर में, तभी ये हार्मोन सही मात्रा में बनेंगे। फिर आता है अन्य सारे हार्मोन्स, और कौन से हैं, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, पैराथॉर्मोन, ग्लूकागॉन, वैसोप्रेसिन, गैस्ट्रिन, इंटेस्टाइन और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स इत्यादि। ये सब किससे बनते हैं, पेप्टाइड प्रोटीन से। प्रोटीन्स जब ठीक से पचेंगे हमारी शरीर में, जब सारे केमिकल्स सही मात्रा में निकलते हैं, प्रोटीन ठीक से पचेंगे, तभी ये बनेंगे। तो हमारा कुल मिलाकर यह है कि हमारा डाइजेशन सही होना चाहिए, हमारा ठीक होना चाहिए, तभी ये सब कार्य ठीक से चलते रहते हैं हार्मोन्स बनने के। हार्मोन्स को ठीक तरह से स्टोर किया जाता है, और कैसे बनते हैं, कैसे स्टोर करें और कैसे हमारा शरीर उसको स्टोर करता है और कैसे बनते हैं। ये ध्यान रहे कि हार्मोन्स कैसे बनते हैं और कैसे स्टोर किया जाता है, उनका एक ही रास्ता नहीं है, फिर भी नॉर्मली एक ही तरह से बनते हैं या स्टोर किए जाते हैं। वे हार्मोन्स जो प्रोटीन से बनते हैं, वे सब ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ग्लैंडुलर सेल्स की एक ही तरह से बनाते हैं। चाहे जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आम तरीके से बनाते हैं, वैसे ही प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं, पर वही फाइनल हार्मोन्स नहीं हैं, मगर वे प्रोटीन असली हार्मोन्स से बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें प्रो हार्मोन्स कहते हैं। तब उन बड़े प्रोटीन्स को ईपीआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और प्रोसेस किया जाता है, उसको और उस पर प्रक्रिया होती है और प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि उन्हें कुछ छोटा बनाया जाता है, जिससे तब उन बड़े प्रोटीन्स को ईपीआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और प्रोसेस किया जाता है, जिससे उन्हें कुछ और छोटा बनाया जाता है, उन्हें प्रो हार्मोन्स कहा जाता है। फिर भी उस प्रो हार्मोन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स में भरकर, जो वेसिकल्स छोटी थैलियाँ सैक्सी होती हैं, सैक जैसी होती हैं, थैली होती है, तो उसमें भरकर गोल्जी ऑपरेटस में दूसरा प्रोसेस करने को भेजा जाता है, यानी कि अगला प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर उसे और प्रोसेस कर करके और उस पर प्रक्रिया कर करके और छोटा किया जाता है, यानी कि जितना भी छोटा किया जा सके वो उतना छोटा किया जाता है, और फिर इस तरह वह फाइनल हार्मोन बन जाता है। फिर गोल्जी ऑपरेटस द्वारा उस छोटे किए हुए हार्मोन या कॉम्पैक्ट हार्मोन को सेक्रेटरी वेसिकल्स में भर दिया जाता है, जिसकी झिल्ली बहुत पतली होती है, जिसकी लेयर क्या होती है, सेक्रेटरी वेसिकल्स की झिल्ली बहुत पतली होती है, और उसे स्टोर करके उस एंडोक्राइन सेल्स के जो हार्मोन्स बनाता है उसके साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट यानी कि उस भाग में रखकर स्टोर कर दिया जाता है, और उसे वहाँ पर तब तक रखा जाता है जब तक कि उस हार्मोन्स की ज़रूरत उसे नर्व सिग्नल से नहीं मिलती। जब हमारा नर्व है उसे सिग्नल देती है, तभी वो हार्मोन्स रिलीज़ होगा और अपना कार्य करेगा शरीर में। फिर उसकी ज़रूरत पड़ने पर जब नर्व सिग्नल्स आते हैं, नर्व सिग्नल्स जैसे ही आएंगे, मैसेज आएगा, तो उस स्टोर किए हुए ईआर वेसिकल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स से हार्मोन्स को निकालकर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ब्लड द्वारा भेज दिया जाता है।
टायरोसिन अमीनो एसिड दो प्रकार के हॉर्मोन्स के ग्रुप के हॉर्मोन्स बनाए जाते हैं, जिनमें से एक है थायराइड ग्लैंड के हॉर्मोन्स, दूसरा एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स से बनाए हुए हॉर्मोन्स हैं, जो ग्लैंडुलर सेल्स के साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट के एंजाइम एक्शन से तैयार होते हैं। जो एंजाइम उस पर वर्क करते हैं वो उससे तैयार होते हैं। गुरुजी लाजपत राय मेहरा जी इनके बारे में और विस्तृत रूप से समझा रहे हैं आगे कि एड्रिनल ग्लैंड के बनाए हॉर्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को उसी बनाए हुए ईआर वेसिकल में ही स्टोर किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर किया हुआ रखा जाता है, और जब तक कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मली एपिनेफ्रिन की मात्रा और नॉर एपिनेफ्रिन से 4 गुना ज़्यादा होती है। जो हमारे शरीर में एपिनेफ्रिन हॉर्मोन्स है उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, नॉर एपिनेफ्रिन से ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। थायराइड ग्लैंड के 2 हॉर्मोन्स T3 और T4 होते हैं, जिनको मेटाबॉलिक हॉर्मोन्स कहते हैं। मेटाबॉलिक यानी कि पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बनाए रखना इनका मेन काम होता है, क्योंकि वे शरीर का मेटाबॉलिज्म चयापचय की देख रेख करते हैं, उसको मैनेज करके रखते हैं, उनको देख रेख करते हैं उसकी। इनके प्रोटीन्स बहुत बड़े हैं, जो इनके प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं थायराइड ग्लैंड के, जिन्हें थायरोग्लोबुलिन कहते हैं, जिनसे थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनाइन जुड़े रहते हैं, जिन्हें थायराइड ग्लैंड के अंदर थैलियों में रखा जाता है। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई के आकार की, इसमें थैलियों में इसके अंदर रखा जाता है, जिन्हें लार्ज फॉलिकल्स कहते हैं, यानी कि बड़े फॉलिकल्स के रूप में रखा जाता है। फिर जब इनकी ज़रूरत होती है तब थायराइड ग्लैंड के एक खास एंजाइम की क्रिया के कारण थायराइड के जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल्स कणों को छोड़ते हैं, और उसके साथ ही थायराइड हॉर्मोन्स को ब्लड में छोड़ दिया जाता है। जब हम किसी भी ग्रंथि को यानी कि हम न्यूरोथेरेपी में जब भी किसी ग्रंथि को, ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं तो वो ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल नहीं बनाते। इसका क्या राज है कि हर ग्लैंड या ग्रंथि को अपना स्राव कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए एक नियंत्रण संस्थान, कंट्रोल सिस्टम होता है हमारे शरीर में, जिसे क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक का मतलब होता है संदेश देना, यानी मैसेज देना। उस ग्रंथि के स्राव के मात्रा के अनुसार उसे नियंत्रित करने वाला ग्रंथि अपना स्राव निकालता है, यानी सीक्रेट करता है, जिससे वह जो ग्लैंड है अपने स्राव को कम कर देगी या बढ़ा देगी। अगर यह संदेश नहीं मिला, यानी कि ग्लैंड को मैसेज नहीं मिला, तो कोई भी ग्रंथि या तो काम ही नहीं करेगी या तब तक स्राव निकलते ही जाएगा जब तक उसे बंद करने का, स्टॉप करने का ऑर्डर ना मिले, संदेश ना मिले। शरीर में सारे हॉर्मोन्स फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। हमारे शरीर के फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल होते हैं जो भी हॉर्मोन्स हैं। जितनी मात्रा में स्राव निकले उसके अनुसार अन्य ग्लैंड्स अपने कार्यशैली को कम या ज़्यादा करेंगे। हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स को सही रूप में काम करने के लिए फीडबैक ठीक से काम करना चाहिए। फीडबैक सिस्टम अगर ठीक से काम करेगा तभी हमारे हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स को सही रूप में कार्य हो पाएगा। फीडबैक 2 प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, शरीर में अधिकांश हॉर्मोन्स की मात्रा इसी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिनमें मुख्य हैं हाइपोथैलेमस के रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, उसके बाद पिट्यूटरी उसके आदेश अनुसार आगे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनाती है, और जहाँ भी आगे के ऑर्गन्स को
मैसेज पास आउट करती है ताकि वो अपने हार्मोन्स आगे बनाए। एग्जाम्पल के लिए, जब थायराइड ग्लैंड कम काम करता है तब ब्लड में T3 T4 हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। तब हाइपोथैलेमस से, हमारा हाइपोथैलेमस से, ब्रेन से TSH-RH निकलेगा। TSH-RH रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। वह क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा। पिट्यूटरी ब्रेन के दूसरे वो ग्लैंड को मैसेज देगा वह TSH बनाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बनाए, जो थायराइड ग्रंथि को T3 T4 हार्मोन्स बनाने को आगे स्टिमुलेट करेगा। तभी हमारा थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स आगे और बनेंगे। तो कुछ देर के बाद ब्लड में T3 T4 हार्मोन्स की मात्रा बढ़कर नॉर्मल हो जाती है। तो उन बढ़ी हुई हार्मोन्स के कारण हाइपोथैलेमस से, हमारे जो हाइपोथैलेमस से TSH-RH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जिससे पिट्यूटरी से TSH निकलना बंद होगा। TSH ना निकलने पर T3 T4 हार्मोन्स नहीं निकलेंगे। इस प्रकार से शरीर T3 T4 हार्मोन्स की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। एक दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं कि जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं, जब हम ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं, तब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ग्लूकोज बढ़ने पर पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन के इफ़ेक्ट से क्या होता है, सेल्स ग्लूकोज को ज़्यादा उपयोग करने लगते हैं, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ब्लड में ग्लूकोज सही मात्रा में होने पर फिर इंसुलिन कम हो जाएगा। जब हम मीठा खाते हैं तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसके लिए फिर बाद में क्या निकलेगा, इंसुलिन निकलेगा पैनक्रियाज से, और वो उस ग्लूकोज को दबा देगा, कम कर देगा, और फिर इंसुलिन अपना खुद भी कम हो जाएगा बाद में अपना वर्क करके। ये दोनों नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के उदाहरण हैं। अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, किसी भी अंग को स्टिमुलेट यानी उकसाने पर उसमें परिणाम स्वरूप अगर वह और अधिक उत्तेजित हो जाए, यानी कि स्टिमुलेट हो जाए और ज़्यादा काम करे, तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी न्यूरोथेरेपी में हम ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, और भी अगर ज़्यादा स्टिमुलेट कर भी दें तो वो ज़्यादा हार्मोन्स बनाता है, तो प्रसव जैसे कि और अच्छा काम करने लगता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि डिलीवरी के समय यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, तो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन के इफ़ेक्ट से यूट्रस और ज़्यादा सिकुड़ती है और उसके कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाते हैं, यानी कि उसमें और ज़्यादा सिकुड़न वो और बढ़ जाती है। जब हम न्यूरोथेरेपी द्वारा किसी भी ग्रंथि को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उकसाते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के कंट्रोल के कारण वो ग्रंथि केवल वही हार्मोन्स, वही केमिकल उतनी ही मात्रा में बनाएगा जितनी उस समय के लिए ज़रूरत है। वो कभी भी एक्स्ट्रा हार्मोन्स या केमिकल्स नहीं बनाएगा कि जिससे कि शरीर को नुकसान हो, ऐसा कोई हार्मोन्स नहीं बनेगा। गुरुजी ने गाइटन 18th एडिशन पेज नंबर 813 से 817 तक लिखा है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।